हमारे लेकिन मैं देरी से आया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अपन आज विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मना रहे हैं, और जो प्रतिवर्ष हम मीना हाई कोर्ट में मनाते हैं वो भी इसलिए स्थगित कर दिया कि अब की बार रक्षाबंधन है, और मैं उसे अब की बार उदयपुर संभाग में मनाने के लिए आदिवासी के बीच में जा रहा हूँ। अभी निकल रहा हूँ, आपके भाषण खत्म हो जाने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज जी को, उनके साथियों को, कि इन्होंने आज का निमंत्रण मुझे दिया और बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में आने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि पूरी जवान पीढ़ी के दर्शन यहाँ पर मुझे हुए, और युवा देश को, दुनिया को, या कितनी तेज आंधी हो उसको किधर भी मोड़ सकते हैं, ये ताकत युवा पीढ़ी में होती है। ऐसी युवा ताकत को मैं बार बार नमन करता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा पर्व है जो अपन प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस ऐसे सुंदर मौके पर पूरी दुनिया के आदिवासी इकट्ठे होते हैं, और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पूरी दुनिया में आदिवासी अपना जीवन यापन करता है। और हमारे देश की आजादी के 70 साल निकल जाने के बाद भी हम लोगों को वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए। और एक मैं गीत गाता हूं, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक राही को विश्राम नहीं करना चाहिए। और ये गीता में भी कहा है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपन को रुकना नहीं है। आपने सबने अपने अपनी दिशा और लक्ष्य तय कर रखे होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लेना। और अगर आप परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तो कोई कितना ही टेढ़ा काम क्यों नहीं हो, आप उसमें सफलता पाएंगे। ये मेरा अनुभव और दुनिया के सब लोगों का जो सफल हुए उनका सबका अनुभव है। आपने इब्राहिम लिंकन को पढ़ा होगा, जंगल से लकड़ी लाता था, उससे अपना खर्चा चलाता था, रोज लाइट में पड़ता था, और दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना। और आपको वो दिन भी पता है जब आप भी शायद शामिल हुए होंगे उस कार्यक्रम में। मैं 69 साल का व्यक्ति चलती बरसात में, कांटों में, सांपों में, घोरों में, भगेरों में 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा करते करते
आमागढ़ पर 6:15 बजे झंडा फहरा था। ये उदाहरण मैंने मेरी कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं दिया है। ये जब अब यहाँ पिछली सरकार के लोग भी बैठे तो मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा यहाँ पर। जब वहां का झंडा फाड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी, तो आप लोगों ने ये उसका आप संगठित हो गए, सरकार को कहने लगे गलत है, हम आमागढ़ पर जाएंगे। तो उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मेरा बयान भी पड़ा होगा, परिंदा नहीं, परिंदा नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल और हम 9 बच्चों को लेके गए थे। उसमें 4-5 तो रास्ते में ही रह गए, लेकिन अपने मान और सम्मान के लिए कभी 15वीं सदी में इतिहास के 2-3 लोग बैठे हैं। 15वीं सदी में जो अपना राजा जिसने राज किया, उस विरासत पर कोई चोट लगाए, हमारा अपमान करे, तो उसका बदला लेना मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है और हमें उस मान सम्मान से। अब मैं, कई लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा, मैं 72 साल का जवान हूं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। देखो कई बार अपना ये मेरा छात्रावास के बच्चे ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही लग रहा है। और मैं आपकी किशनलाल जी से जाके शिकायत करूंगा कि अगर सबसे ज्यादा हमारी मीटिंग में हल्ला कर रहे थे तो आपके छात्रावास के बच्चे कर रहे हैं। ये जो छात्रावास बना है, ये जो छात्रावास बना है, ये हमारी एकता के कारण बना है। हमारे सारे राजस्थान के ज्यादातर अधिकारी और नेताओं में मैं 1.25 करोड़ में उस समय ये हॉस्टल बना था। और भैरू सिंह जी से मैं उस समय सांसद था, सवाई माधोपुर के भाइयों ने जिता के भेजा था सबसे ज्यादा वोटों से, तो जोश में भी था यहाँ। तो भैरू सिंह जी से लड़के क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, टांग खिंचाई नहीं करेंगे, तो पूरा समाज मिलके किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। ये मेरे को भरोसा है। एक बार मेरे को भैरू सिंह जी ने डकैतों के बीच चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। नई जगह थी, बेहर थे, रास्ता नहीं जानता था, जिसका जो लड़ने वाला वो तो बड़ा पैसे वाला था, या बारी दौड़ पर कुछ बच्चे होंगे। 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया था उसके पास खान का, तो हम उससे कहते लड़ लिए, भिड़ लिए बंदूकों के साए में। मैं चुनाव हार गया। हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। तो मैंने उस समय वहां उसमें 60,000 मजदूर काम करते थे, जिनको 3,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी।
वो ST SC के थे। तो मैंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो खान में काम कर रहा है, जिसके हाथ में हथौड़ा है, उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा, डॉक्टर केवल जीते चाहे। मैं चुनाव हार गया, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं पीछे पड़ गया। मैंने वादा किया है, आप कभी धौलपुर जाओ तो पता करना, तो क्या फॉरेस्ट के कारण वो खाने बंद हो गई। 60,000 ST SC के भाइयों को जिसका हथौड़ा उसकी खान का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। एक बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवा के दिया। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं ये कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो इसलिए हो गई कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है, उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। मेरा परिवार कैसे बने, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा भाई चाहे रोए लेकिन मेरी साली कैसे वाली कैसे बने। ये जो राजनीति है, ये दिशाहीन हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मन में ये इरादा होगा कि हम भी राजनीति में आए। मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं, आए। लेकिन राजनीति को नई दिशा आपको देनी होगी। मैं इस मौके पर उन बच्चों को जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे भी राजनीति में आना चाहते हैं, ये मैं उनको किसी भी दल में जाए, दल की कोई वो नहीं, मेरे दल में तो आप लोग ज्यादा आते नहीं हो। मैं 45 साल से मना रहा हूं, लेकिन कभी बिछड़ जाते हैं। मैंने अभी दौसा लोकसभा में सवाई माधोपुर करौली में घोषणा की थी कि अगर सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आप लोगों ने परवाह नहीं की, सीटें हार गए और हमको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन जिस गांव में जाए वहीं वो पगड़ खूब समझाया। और मैंने यहां तक कह दिया, आज भी कह रहा हूं, वहां भी कहा और यहां भी कह रहा हूं, वो जो कहता हूं वो करता हूं, उससे पीछे नहीं। मैं यहां भी कह रहा हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक आपके आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसके नाते कोई भी, ये मेरे को भरोसा है, मेरे पे, अपने आप पे मेरे को इस बात का भरोसा है। मेरे को पता लगा कि ये फर्जी खाद किसानों को बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। तो मेरे को किसी ने कहा कि क्या मंत्री छापा मारने, गहलोत साहब ने कहा मंत्री को नहीं जाना चाहिए छापा मारने के लिए, तो क्या मंत्री को एसी के कमरे में सोता रहना चाहिए? और मैं क्यों रहा अधिकारियों के साथ, खुले में बोल रहा हूं कि शायद सब लाइव हो रहा होगा। चाणक्य कुछ लोगों ने पढ़ा होगा चाणक्य की नीति। चाणक्य ने कहा था कि पानी में तैरती हुई मछली कब पानी को पी जाए ये जैसे पता नहीं लगा सकते, वैसे अधिकारी कर्मचारी कब पैसा खा जाए उसका पता नहीं लगा सकते। कभी आप देखना, ए भाई, आप मछली को तैरते हुए देखना, आप कभी पता नहीं कर पाओगे कि वो पानी पी रही है कि नहीं पी रही।
और एक चीज और देखना, एक बार बैरू सिंह जी के साथ में गया था एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा यार तू उल्टा ही चलता है, हरदम उल्टा ही चलता है। तो मैंने उनको अपनी भाषा में समझाया। मैंने कहा साहब आप कभी देखना, आपको तो बड़ा पुराना अनुभव है, मछली चाहे पानी का प्रभाव कितना ही हो, पानी यूं जाएगा तो मछली यूं जाएगी। देखना, तुमने गौर किया? पानी के प्रभाव के विपरीत मछली जाती है। उस मत्स्य से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा तो स्वभाव में, डीएनए में हमेशा ही चलेगा। तो ये बात ध्यान रखो, ये मत्स्य भगवान है, ये यहां से हमारा जन्म हुआ। तो मैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कमी समाज जातियों में ऐसा होगा कि जिन्होंने प्रलय से दुनिया को बचाया, उसकी हम संतान हैं। और किसी पे कभी भी कैसी भी मुसीबत आ जाए, उसको बचाने की जिम्मेदारी आप सब की होनी चाहिए। किसी गरीब पे, दीनहीन पे, कमजोर पर। मैं एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था 89 में, तो मेरे को एक महिला मिली, उसके 3 बेटों को डकैतों ने काट के मार दिया। उधर करौली साइड के बच्चे जानते होंगे। और किस बात पे? वो परिवार के एक बच्चे ने, देखो आप ध्यान से सुनना, ये मजाक की बात नहीं, पुलिस को सूचना देती कि ये भगवान सिंह गुजर डकैत यहाँ पर आता है। वो डकैत को बात पता लग गई। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अपने करौली के एक गांव की, मालियों का गांव था, तो डकैत ससेरी, हाँ एक बच्चे ने ध्यान रख, ससेरी, और ससेरी गांव में दिन दहाड़े जब पता लग गया डकैत को, तो गदासा लेके अपने साथ गया। गांव खाली हो गया। माँ बाप के सामने बेटे को काटा गदासे से, फिर दूसरे को काटा। कैसा दृश्य होगा आप अंदाज लगाओ कैसा। जब तीसरे को काटने लगा, टूक टूक करने लगा, तो माँ बाप उस डकैत के पैर में पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करने के लिए हम भीख मांगते, उस बच्चे की माने झोली भी हम भीख मांगते, बुढ़ापे में हमारी सेवा के लिए एक बेटा तो छोड़ दो। लेकिन माँ बाप के ठोकर मार के उसने तीसरे का भी काम तमाम कर दिया। मैंने प्रतिज्ञा की, चुनाव चल रहे थे, कि इस परिवार के साथ जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है, या तो इस डांग में डकैत रहेंगे या डॉक्टर किरोड़ी लाल का कानून चलेगा। मैंने बहुत पीछा किया, हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, मैंने कहा वो डकैत को मारो, गिराओ। लेकिन मैं आप जैसे 5000 लोगों को बीच में हाथ में बंदूक लेकर डांग में घुसा, बिहारों में घूमा। 15 दिन तक घूमने के बाद ही किताबों में, मैं कोई वैसी कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये मीडिया में छपा। 15 दिन बाद उस डकैत को हमने तो नहीं मारा, पर हमारा दबाव इतना पड़ा, मार तो हम भी सकते थे, लेकिन हम पे 302 लग जाता। पुलिस ने हमारी उपस्थिति में उस डकैत को ढेर कर डाला। और मैंने सरकार से मांग की कि जहां इसने अत्याचार किए, तो आप तैयार रहोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। इस सेवा का परिणाम है। मैं अब सरकार में हूं, आपको पता है, और सरकार में कभी जानते थे कि कृषि मंत्रालय कैसा होता है? पता लग गया ना। मैंने किशनगढ़ में मारे छापे पटेलों, तो मैंने वहां देखा 1 कट्टा 2000 का डीएपी का चेक किया, वहां तो डीएपी नहीं, कुछ नहीं था। वो मार्बल का चूरा,
मिट्टी सीमेंट मिला के गोल गोल बना दिया। ना तू बाजरा मट्टा हो रहा है इसलिए तू भी जोर नहीं कर रहा। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे दवा हो, पेस्टिसाइड, मैं कोशिश कर रहा हूं कि शुद्ध खाद, शुद्ध बीज, उत्तम पेस्टिसाइड किसान को मिले, जिससे उसकी धरती की उर्वरक शक्ति खत्म नहीं हो, उसकी पैदावार बढ़े। अगर मैं ये काम करने में विफल हुआ तो मैं किसान का बेटा नहीं, मैं किसान का बेटा नहीं। मैंने अब तक 57 बड़े व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा डाले। 57। देश की आजादी से अब तक कृषि विभाग ने 17 किए हैं। 17 मतलब 70 साल में 17 और 4 महीनों में 57 और 16 बड़ी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। घर जाओ, ताला लगा दो, नकली नहीं बिकेगा। और 2-2 हजार की बोरी, 2-2 हजार रुपए में बिकने वाला कट्टा अजमेर के जंगलों में पड़े हैं, ढेर के ढेर। कोई नहीं ले जाता, उनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं जानता हूं जो किसान नेता राजनीति में रहे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, उतनी बड़ी सेवा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उतने बड़े हैं नहीं, ना हमारा उतना बड़ा कद है, ना पद है। लेकिन मैं किसान भाई के आप बेटों को मैं भरोसा देना चाहता हूं, अगर पर्याप्त समय किसी की डिग्री के साथ मेरे को मिलता रहा तो मैं पूरी तरह से आपके घर की माली हालत को सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। जो किसान के साथ धोखा करेगा उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं सरकार में रहते हुए। और सुनो, इतना तो मेरा रुतबा है, हरेक किसी इतनी तो मेरी धाक है कि मेरे को टोकने की हिम्मत अच्छा को नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जो हॉस्टल है इसने इतिहास रचा, मीणा हॉस्टल। उन्होंने अच्छे अच्छे अधिकारी निकाले हैं, बहुत अच्छा अनुशासन उस छात्रावास में है। और कई छात्रावास के लड़के हमको मिलते हैं। मैं गया वहां सवाई माधोपुर में, तो वो मेरे को कहने लगा डीएसपी में साहब मैं उसी छात्रावास से पढ़ा हूं, उदय सिंह जी। ऐसे अधिकारी की एक फैक्ट्री सबसे बड़ी, शायद किसी जाति का ऐसा छात्रावास इतने बच्चे अधिकारी नहीं बनाते होंगे जितना मीणा छात्रावास में बनाने का काम। उस समय मैं 85 में, हाँ मैं एमपी था। मैं जितना वोट अच्छा लाए थे तो जहां गया वहां लोगों ने पैसे दे दिए। तो मैंने उस समय 32 लाख रुपए इकट्ठे करके उस छात्रावास में दिए थे। और जितना भी वहां पत्थर लगाए वो धौलपुर से, चूंकि मैं चुनाव लड़ा था तो वहां से लाके मैंने वो पत्थर फ्री में लगाया। मैं समाज के भाइयों को इसलिए कह रहा हूं कि कोई और ऐसी एक्टिविटी करनी हो जयपुर में बड़ी, कहीं भी आपको ऐसा लगता हो तो मेरा समाज के लिए मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। हाँ ये बात जरूर है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जापान में इतना है कि कोई किसी को कहेंगे तो अभी मैं वहां गया था, दिल्ली बुलाया उन्होंने, मैं समझ गया क्यों बुलाया।
तो वहां भी हॉस्टल बना है, तो वहां भी मैं 51 लाख तो दिया है, और इतना ही और दे देंगे। मेरे मन में ऐसा 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 लगता है कि अपना यह हॉस्टल ये बन गया, बच्चियों का भी बन गया, पर एक ऐसा कोई सेंटर यहां पर बनना चाहिए। मेरा हाई कोर्ट तो दूर पड़ गया। आपको पता है मेरा हाई कोर्ट क्यों बना? कौन बताएगा? मैं बताऊं? ना, समाज के लिए तो हॉस्टल भी जरूरी है, पर हाई कोर्ट जरूरी क्यों है? ऐसा है अपना जो आदिवासियों की सामाजिक परंपरा है वो पंच पंचायत की है। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत करते हैं, वैसे अपने पंच पंचायत करते हैं। आदिवासियों में क्या होता है? आदिवासियों में भी कोई नाम दे रखा है, नहीं कुछ नाम दे रखा है। हाँ। तो मैं घटना सुनाता हूं, सुनो। क्या हुआ था, हमारा महुआ जिला सवाई माधोपुर में था और दौसा अलग जिला बना था। दौसा में नागल प्यारीवास गांव के पास, अब तुम हंसना मत, गंभीर बात है, नागल प्यारीवास के गांव के पास एक अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी दामाद को इसलिए मार दिया कि वो बीच में आड़े आ रहा था। मार के खेत में फेंक दिया। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने महीने 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहां 84 गांव की खाप पड़ती है, थाने पे गए, एसपी पे गए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरे पास आ गए, मुकदमा दर्ज हो गया 7 पंचों पे। हमारे 14 पंच गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ाओ। और गिरफ्तार क्यों हुए? पंचों ने एक नंगा फैसला किया जो नहीं होना चाहिए, वो किसी समाज में अलाउ नहीं है। ये फैसला किया, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने इसकी हत्या की है। तो पंचों ने एक फैसला किया, एक घोड़ा, एक गधा मंगवाया, पूरे गधे को काला, प्रेमिका को बुलाया, प्रेमिका तो थी, प्रेमी को बुलाया, उनके सारे कपड़े उतार के उनको भी काला कर दिया। अब आदमी के तो काले कपड़े उतारना समझ में आता है, लेकिन आपने तो महिला को भी दिगंबर जैन बना दिया। और एक जूते की माला प्रेमी के गले में डाल दी, एक प्रेमिका में डाल दी, एक गधे के डाल दी, और एक पति बैठ गया ऊपर, महिला रही नीचे, और उसको कह दिया ये तू जूतों की माला थानेदार के गले में जाके डाल दे। मतलब पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, इसलिए वो जाने लगे, बाजार में हड़कंप मचा, पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई, सैकड़ों की तादाद में एसपी आया, लटपटंगे मारे, 14 पंचों को पकड़ के ले। उन्होंने जमानत लगाई, जमानत खारिज हो गई। ऐसे मामले में जमानत हो सकती है? तुम निकाल के देखो यूनिवर्सिटी में किसी लड़की का दिए, नहीं हो सकती, कानून नहीं हो सकती। वो फैसला, उस फैसले का पक्ष में मैं आज भी नहीं हूं। लेकिन वो मेरे पास गए जब हम सवाई माधोपुर में थे, और मेरे से कहा कि भाई तू हमारी मदद कर, डॉक्टर पचवाड़ा के पंच। मैं बोलो क्या है, हमने ये काम कर दिया और हमारे पटेलों को छुड़वा। उनको कैसे छूटेगा? तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कैसे छूटेगा? तो तेरा बिना बात को हल्ला होगा, हम तेरे पास क्यों आए, जैसू तो आए, तू छुड़वा यार, ये कैसे छूटेगा? तो मैंने वैसे ही टल्ला मार दिया। मैंने कौन से लोग इकट्ठे होंगे कि मैं 24 घंटे का टाइम देता हूं, 24 घंटे में 24,000 लोग इकट्ठा कर दो,
मैं प्यारी वास आऊंगा और पटेलों को छुड़ाने की जिम्मेदारी में, जैसे नेता घसेड़ा हाँकते ना, वैसे मैंने कह दिया। अब तमाशा देखो आप, 24 घंटे में वहां पर, इनमें से तो शायद कोई गया नहीं होगा, इतना पुराना कोई आदमी। ये अपने प्रोफेसर साहब बैठे हैं। 24 घंटे में करीबन 35,000 मर्द और 15,000 महिलाएं, जहां हाई कोर्ट बना वहां पे हुजूम, राष्ट्रपति का शासन, राजेश पायलट वहां से MP, भैरू सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री। फिर पायलट साहब के पास भी गए थे तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहां के MLA के पास गए, उसने भी मना कर दिया, भैरू सिंह जी ने भी मना कर दिया। तो बाद में इनके सबके फोन गए, तो मैंने कहा यहाँ पायलट साहब आना चाहते हैं, नहीं अब यहाँ फैसला करेगा तो मैं ना करूंगा, कोई नेता को नहीं आएगा, और तू या तेरी पार्टी का नेता कतई नहीं आएगा।